नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास और झारखंड के इतिहास में झारखंड का मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड हम लोग कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ झारखंड में यहाँ पे टोटल जो है से पूरे कंप्लीट झारखंड का मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन जो है से झारखंड का इतिहास से संबंधित 105 प्रश्न रखा गया, जो कि ये इसमें जो है से आने वाले एग्ज़ाम जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। आप यहाँ से चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस और रिवीजन करके आप चीज़ों को रिमेंबर रख सकते हैं, लर्न रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, और चीज़ों को समराइज कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी आपके अंदर रहे। आप खुद ट्राई कीजिए कि 105 में आपका कितना करेक्ट आंसर हो रहा है आउट ऑफ 105 में। आप खुद से मेरे आंसर से पहले ही आप थिंक कर सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। हम लोग एमसीक्यू कवर कर रहे हैं सारे प्रश्नों को, और आपको बता दें कि ये एमसीक्यू है लेकिन सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है, जो कहीं ना कहीं जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे गए हैं। आने वाला समय में आपको जो है ये लॉन्ग टाइम में बेनिफिट करेगा। ये झारखंड का जीके है, झारखंड सामान्य ज्ञान है, स्पेशल जीके है, तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट होगा। एक बार पढ़िए और आपको अगले आने वाले समय में चीज़ों को सिक्योर कीजिए। आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आप बिगनर हैं, आप नए पहली बार देख रहे हैं, तो चीज़ों को आप समझते चलिए और देखते चलिए, और आप धीरे धीरे आपको पकड़ चीज़ आएगा। हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमारे पिछले के पार्ट्स नहीं देखें, जरूर देखिए झारखंड जीके सीरीज का, ये हमारा अगला पार्ट है। इसके बाद हम लोग जो है हमारा आधुनिक स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जो है अभी मध्यकालीन है। इससे पहले हम लोग प्राचीन कवर किए, वो आप वीडियो जरूर देखिए। पहला प्रश्न है कि महेंद्र पाल के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे। हम लोग का वन का आंसर यहाँ पे डी होगा, ए बी दोनों। यानी हम देखें कि महेंद्र पाल जो पाल डायनेस्टी या वंश का राजा था, शासक था महेंद्र पाल। ये बंगाल, पश्चिम बंगाल उसमें नहीं था, सिर्फ बंगाल था। बंगाल पे इन लोग शासन करता था, और महेंद्र पाल का क्षेत्र फैल के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड तक चला आ गया था। इस प्रकार से महेंद्र पाल जब शासन था, राजा था, महाराजा था उस समय, और ये कहाँ था, बंगाल का। उस समय झारखंड में नागवंशी वंश चल रहा था। तो उसमें नागवंशी वंश का राजा कौन था जब महेंद्र पाल बंगाल में शासक था। तो आपका यहाँ पे वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों। यानी कि ए बी दोनों कहने का मतलब मोहन राय भी था और गजघट राय भी था। तो आप बोल सकते हैं कि महेंद्र पाल के समय मोहन राय और गजघट राय ये नागवंशी राजा थे जब महेंद्र पाल राजा था पाल वंश का। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हापा मुनि गांव एक गांव है, कहाँ है, किस जिला में है झारखंड का, वो आपसे पूछा जा रहा है। आप क्लियर कीजिए कि झारखंड में नाम है हापा मुनि गांव। ये महामाया मंदिर किस जिले में स्थित है, तो देख लीजिए कि महामाया मंदिर ये हापा मुनि गांव में है। ये झारखंड के किस जिला में है, तो ये आपका सी हो जाएगा, गुमला में है। तो गुमला में महामाया मंदिर है, और कहाँ, हापा मुनि गांव में। ये आपसे पूछा जा सकता है। वहीं जगन्नाथ देवड़ी मंदिर ये सब आपका रांची में है। हजारीबाग में नरसिंह स्थान मंदिर भी है, और फिर आप बोल सकते हैं मेला भी लगता है जो कि फेमस है। और इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब देख सकते हैं कि नागवंशी राजा गजघट राय, नागवंशी राजा कहने का मतलब नागवंश का राजा था गजघट राय। इसके धार्मिक गुरु कौन थे, तो गजघट राय के धार्मिक रिलीजियस अगर आप देखें ना गुरु, तो वो कौन थे, तो सिंपल क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बी हो जाएगा तरीका, हरिनाथ था। यानी कि गजघट राय के धार्मिक गुरु हरिनाथ था, और गजघट राय वंश का राजा था, नागवंशी का। अब आपका अगला प्रश्न है कि पाल शासकों, पाल देखिए पाल बंगाल पे स्थापित हुआ एक डायनेस्टी, एक वंश था। इसके संस्थापक थे गोपाल, आप याद रख सकते हैं, गोपाल थे। उसके बाद महेंद्र पाल बना, और भी बहुत सारे लोग बने। तो पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा झारखंड में फल फूल रही थी। यानी आप बोल सकते हैं कि पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का जो है फ्लरिश हुआ। फ्लरिश का मतलब फल फूला, वो आगे बढ़ा, उसको संरक्षण प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से देखिए बौद्ध धर्म के कई सारे शाखे हुए, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो इस प्रकार से इनमें से कौन सा सो पूछा जा रहा है, तो होगा वज्रयान। वज्रयान झारखंड में फ्लरिश हुआ, बौद्ध धर्म की एक ब्रांच, एक शाखा थी जब पाल शासकों ने शासन कर रहा था बंगाल पे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आप याद रखिए उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ सब बंगाल के अंदर था, एक ही रीजन था, उसमें प्रांत हुआ करता था जिसे प्रोविंस कहते हैं। 1912 में बिहार अलग हुआ बंगाल से, और आप याद रखिए 1905 में
बंगाल का डिवीज़न हो गया पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में। फिर 1911 में ये अलग हो गया, ज्वाइंट हो गया, यानी कि पूर्वी और पश्चिम बंगाल ज्वाइंट हो गया, 1905 में अलग हुआ। फिर ये 1912 में बिहार बन गया, बिहार टूट गया बंगाल से। फिर बिहार से तो 1936 में टूट गया, आपका बोल सकते हैं उड़ीसा। और फिर 2000 इसमें बिहार से झारखंड अलग हो गया। फिर आपको याद रखना है कि बंगाल से 1947 में पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, अब बांग्लादेश कहते हैं, ये पार्ट बना था इसी से अलग होके। तो इस प्रकार से आपका 4 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वज्रयान। अब आपका अगला प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी बहुत डेंजरस था, मुस्लिम शासक था, ये क्या था, तो सेनापति था बख्तियार खिलजी। ये बिहार बंगाल अभियान, यानी कि बिहार और बंगाल पर फतेह करने आया, इसके अभियान पे आया, तो झारखंड में आया। तो झारखंड के किस क्षेत्र से होकर यात्रा की थी, यानी कि झारखंड से होते हुए क्रॉस किया था बिहार बंगाल अभियान के लिए। बिहार बंगाल क्यों लिखा, तो क्योंकि जब ये हमला कर रहा था उसमें बंगाल था और बिहार भी उसी में था, तो हम बोल सकते हैं कि बिहार बंगाल। इसको बंगाल जाने के लिए, बिहार फतह करने के लिए, बिहार में जो भी स्थानीय लोकल वंश था, डायनेस्टी था, शासक या रूलर थे, उसको फतह करना चाहता था, उसको अपने अंदर विवश करके अपने अंदर मिलाना चाहता था। तो बख्तियार खिलजी को भेजा गया था। बख्तियार खिलजी जब बंगाल और बिहार पर अभियान के लिए गया तो झारखंड से होते हुए गया था। झारखंड कि किस रास्ते से होते हुए गया था, तो 5 का आंसर आपका ये हो जाएगा, संथाल परगना। फिर हम लोग का अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नदिया यानी बंगाल पर आक्रमण कब किया था। नदिया बंगाल में ही पड़ता है, तो नदिया पर आक्रमण किया बख्तियार खिलजी, ये कब किया, सो आपसे पूछा जा रहा है। 6 का आंसर भी होगा 1204 ईस्वी से 1205 ईस्वी के आसपास। तो 1204 से 1205 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और ये आक्रमण के लिए झारखंड से गया था। और झारखंड के कहाँ से होते हुए गया था, तो आपको याद रखना है कि संथाल परगना साहिबगंज। तो संथाल परगना का आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ से इधर से होते हुए वो बंगाल के साइड गया होगा, ऐसे आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। हम लोग यहाँ देखें 2-3 फैक्ट। आपका अगला है कि इल्तुतमिश सबसे शक्तिशाली था, आप बोल सकते हैं राजा में से। इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड पर किसका शासन था, तो आपका 7 का आंसर डी होगा, नागवंशी शासक पूरी तरह से स्वतंत्र थे। यानी इल्तुतमिश और बलबन का स्वतंत्र रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कभी झारखंड पे रूल या शासन नहीं कर पाए। यही आप पूछ रहा आपसे कि जब इल्तुतमिश दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा था तो और बलबन, उस समय झारखंड में जो शासन था, वंश था, वो नागवंशी वंश था और नागवंशी शासकों ने पूरी तरह फ्रीडम था, स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंस थे। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने 1310 ईस्वी में नागवंशी राज पर आक्रमण किया था। 8 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा, मलिक छज्जू। मलिक छज्जू कौन था, अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति। अब अलाउद्दीन खिलजी के और भी सेनापति थे, उनमें से एक मलिक छज्जू था जो नागवंशी राज्य पर आक्रमण, अटैक, इन्वेजन करने के लिए भेजा था, ये 1310 ईस्वी में। आप याद रख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जितना ना मलिक कपूर, ये भी सेनापति था, मलिक बया भी था। हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तुगलक वंश के देखिए तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने झारखंड के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो तुगलक वंश का शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। आप याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक, रूलर, राजा था। और तुगलक क्या था, एक डायनेस्टी था जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था। इसका सेना, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति था वो मलिक बया था। मलिक बया ने झारखंड के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। 9 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा, हजारीबाग, चाई चंपा। ये पूछा जाता है कि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति कौन थे जो हजारीबाग के चाई चंपा पर आक्रमण किया था, तो ये मलिक बया थे। अब देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि हजारीबाग क्षेत्र के किस स्थान से तुगलक कालीन सिक्के प्राप्त हुए। तो तुगलक कालीन सिक्के प्राप्त हुआ है, यह झारखंड के हजारीबाग से हुआ है। हजारीबाग के कौन सा स्थान से पूछा जा रहा है, तो ये सतगावा से हुआ है। और इचाक याद रखिएगा, ये हजारीबाग में, बड़का गांव भी हजारीबाग में। पद्मा किला आप जानते हैं, ये भी आपका हजारीबाग में है। पद्मा किला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिरोज पद्मा वही प्रखंड है जहाँ से दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर नदी निकलती है।
और ब्राकर नदी पर तिलैया बांध 1953 में डीवीसी के तहत बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह से कौन सा क्षेत्र छीनकर अपनी राजधानी बनाया था? तो आपका 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, सतगावा। यानी सतगावा के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक, तो बंगाल का राजा या शासक कौन था? शमसुद्दीन कौन था? तो इलियस था। तो देखिए शासक शमसुद्दीन इलियस शाह ने कौन सा क्षेत्र छीनकर अपनी राजधानी कैपिटल तो सतगांव बनाया था, जो कि झारखंड में पड़ता था। ये फिरोज शाह तुगलक के बंगाल के शासक कौन सा क्षेत्र छीनकर अपनी राजधानी बनाया था? तो सतगावा। आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उससे छीन के अपना ये कैपिटल बनाया। सतगावा को किस सुल्तान ने हजारीबाग क्षेत्र की राजधानी बनाया था? 12 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, फिरोज शाह तुगलक। आप इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को समझ सकते थे। देखिए पूछा गया कि बंगाल का वह कौन सा रूलर या शासक था? तो बंगाल का था शमसुद्दीन इलियस शाह। इससे क्या किया ना, फिरोज शाह तुगलक छीन लिया और हजारीबाग का सतगावा को छीना और इस फिरोज शाह तुगलक इसे अपना कैपिटल भी बना लिया। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि सतगावा को किस सुल्तान ने हजारीबाग क्षेत्र की राजधानी बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। आपका 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का राजा था और ये जो है बंगाल के शासक से छीन के बनाया। उड़ीसा के किस शासक ने 14वीं शताब्दी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था? तो 13 का आंसर आपका भी होगा, नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ने क्या किया कि 13वीं से 14वीं शताब्दी में ये स्वयं का झारखंड का राजा, आप बोल सकते हैं रूलर या किंग घोषित कर दिया, जबकि ये उड़ीसा का था। फिर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका यहाँ सिंपल है कि नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की राजधानी थी। देखिए फनी मुकुट राय की बात करें तो फनी मुकुट राय जो है नागवंशी वंश या डायनेस्टी का स्थापना भी किए, इसके प्रथम भी शासक थे। प्रथम शासक का मतलब प्रथम राजा। नागवंशी राजा या नागवंशी वंश या डायनेस्टी का राजा कौन थे? प्रथम फनी मुकुट राय थे। और ये अपना राजधानी पहले कहाँ बनाए? सबसे पहले ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नागवंशी वंश का पहला कैपिटल कौन था? नागवंशी वंश का पहला संस्थापक कौन था? पहला राजा कौन था? इस प्रकार से सब फनी मुकुट राय हो जाएगा और इसका कैपिटल सुतियांबे था। दोनों तरीके से याद रखिएगा। 14 का करेक्ट आंसर ही होगा। हालांकि हम बात करें कि नागवंशी राजाओं ने अलग अलग समय में अलग अलग कैपिटल बनाया, लेकिन पहला कैपिटल तो सुतियांबे था, दूसरा कैपिटल चुटिया बना, फिर खुखरा, फिर दोयसा, इस तरह से अलग अलग समय में बना। तो आगे करके एक एक प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। देखिए नागवंशी राजा प्रताप राय, देखिए नागवंशी राजा तो नागवंश डायनेस्टी या वंश का राजा था प्रताप राय। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दिया कहाँ? तो 15 का करेक्ट आंसर ये होगा चुटिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि नागवंशी वंश का स्थापना फनी मुकुट राय ने किया, प्रथम शासक वो था, वो कैपिटल सुतियांबे बनाया। फनी मुकुट राय के हटने के बाद नागवंशी राज्य का जो राजा बना वो प्रताप राय बना और प्रताप राय ने इस कैपिटल को हटा दिया, चेंज कर दिया और चुटिया बनाया। फिर चुटिया से खुखरा बना, फिर आपका जो है पालकोट, रातूगढ़, ये सब का सब नागवंशी कैपिटल है, नागवंशी डायनेस्टी का। नागवंशी राजा भीमकर ने अपनी राजधानी चुटिया से ट्रांसफ़र कर। देखिए अब दूसरा राजा आया, नागवंशी डायनेस्टी का राजा या नागवंश वंश का राजा भीमकर ने क्या किया? अपना राजधानी चुटिया से ट्रांसफ़र करके कहाँ बनाया था? तो ये बनाया था खुखरा, जो कि रांची के आसपास आता था। पहला कैपिटल सुतियांबे, दूसरा चुटिया और तीसरा हो गया खुखरा। आप याद रखिएगा, पहला कैपिटल फनी मुकुट राय का था, चुटिया आपका प्रताप राय का था और खुखरा जो है भीमकर्ण का। अब हम लोग अगला देखते हैं, भीम सागर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? तो भीम सागर एक प्रकार का सागर है और इसका कंस्ट्रक्शन एक नागवंशी राजा ने करवाया था। आपसे पूछा वो नागवंशी राजा कौन है? तो 17 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, भीमकर्ण। और भीमकर्ण ही खुखरा कैपिटल बनाया था। देखिए बरवा के युद्ध में भीमकर्ण ने किस रक्सेल राजा को पराजित किया था? तो बरवा के युद्ध में नागवंशी राजा और रक्सेल राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। नागवंशी राजाओं की ओर से भीमकर्ण गया था और रक्सेल राजा की तरफ से कोई भी और राजा आए थे। ये लड़ाई होता है बरवा के लड़ाई, इस एक नाम से प्रसिद्ध है। बरवा के युद्ध में ये पराजित किया था भीमकर्ण ने किस रक्सेल राजा? तो रक्सेलों की तरफ से कौन से राजा थे?
जिसे भीमकर ने, नागवंशी राजा भीमकर ने रक्सेल राजा को हराया। तो रक्सेल राजा का नाम क्या है? वो है प्रताप धवल। प्रताप धवल और भीमकर्ण के बीच में बरवा के युद्ध हुआ, जिसमें भीमकर्ण का युद्ध हुआ, नागवंशी जीता और रक्सेल हरा। अब देखिए महामाया मंदिर, ये गुमला में याद रखिएगा, हापा मुनि गाँव महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? आपका 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, शिवदास राय। शिवदास राय के द्वारा महामाया मंदिर जो गुमला में है झारखंड में, ये इसी के द्वारा कराया गया, ये नागवंशी राजा था। महामाया मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा किस संवत में स्थापित की गई थी? तो महामाया मंदिर जो गुमला में है, ये भगवान विष्णु की प्रतिमा यहाँ लगाया गया है। कब लगाया गया है या स्थापित किया गया है? तो 20 का करेक्ट आंसर भी होगा, विक्रम संवत 1458। अब देखिए टांगीनाथ मंदिर, टांगीनाथ मंदिर गुमला में है और टांगीनाथ मंदिर गुमला में है, इसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो आपका यहाँ पे 21 का आंसर भी होगा, पूर्व मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल में टांगीनाथ मंदिर झारखंड में गुमला में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न आपको बताते हैं, देखिए खड़गडीहा। तो खड़गडीहा राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में किसने किया था? तो खड़गडीहा झारखंड के एक रीजनल क्षेत्रीय राजवंश है, आप बोल सकते हैं वंश डायनेस्टी है। तो खड़गडीहा राज्य का स्थापना 15 शताब्दी में किया गया था और ये किया गया था हंसराज देव के द्वारा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के रहने वाले थे? 23 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, उत्तर भारत, दक्षिण भारत से आए थे। उत्तर भारत, यानी कि आपका 23 का करेक्ट आंसर डी है, उत्तर भारत। हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के रहने वाले थे? तो उत्तर भारत के रहने वाले थे और उत्तर भारत में आए थे दक्षिण भारत की तरफ से। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ था। तो रामगढ़ राज्य, रामगढ़ स्टेट की स्थापना जो हुआ 1368 में हुआ। इस बोल रहा है इसका रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में किसने किया था? 24 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे भी होगा, बागदेव सिंह। बागदेव सिंह रामगढ़ राज्य की स्थापना की है और 1368 में किया और प्रथम राजा भी बने। फिर आप देख सकते हैं आपका यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी किसे बनाया था? 25 का आंसर ये होगा, उर्दा को। उर्दा जो है रामगढ़ की पहली कैपिटल है और बागदेव सिंह के द्वारा बनाया गया। 1365 में इसका स्थापना किया गया और पहला राजा भी बने और उसका कैपिटल उर्दा बनाया गया। तो दोनों क्वेश्चन लिंक है, इसलिए आपको एक ही साथ बता दें। हालांकि और भी क्वेश्चन आएगा रामगढ़ राज्य से। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में बागदेव सिंह ने किया और ये आप बोल सकते हैं कि बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी उर्दा को बनाया। रामगढ़ राज्य की राजधानियों की बात करें तो बादम भी इसका कैपिटल था। ये हजारीबाग जो पड़ता है, बादम का किला आप सुने होंगे, बादम का किला पढ़े होंगे। तो सिसिया और रामगढ़ ये सब अपना कैपिटल लोग बनाए, इसका कैपिटल है इस वंश का। रामगढ़ राजा, तो रामगढ़ राज्य का राजा हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी उर्दा से ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया था? तो हस्तांतरित कर दिया था। हस्तांतरित कहाँ किया था? 26 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, बादम में। तो बादम जो है ये बड़का गाँव है बादम। बादम में रामगढ़ राज्य के राजा हेमंत सिंह ने उर्दा से बादम किया। रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ किसने हस्तांतरित की? आपको सभी तरीके से क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा, बहुत कन्फ्यूजन है। मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब याद हो जाएगा। 27 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा, दलेल सिंह। यानी रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ किसने ट्रांसफ़र किया? तो दलेल सिंह ने किया। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? तो 28 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, भागवत राय। भागवत राय क्या किया? पलामू के चेरो वंश की स्थापना किया था। तो पलामू में स्थापना किया गया चेरो वंश। चेरो डायनेस्टी का स्थापना झारखंड के पलामू में हुआ। आप पलामू को देखेंगे तो आपको ये साइड देखने को मिलेगा आसपास, आपको जैसे पश्चिम साइड या उत्तर पश्चिम आप बोल सकते हैं। तो इसका स्थापना भागवत राय के द्वारा किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी याद रखिएगा कि रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ किसने किया था, ये पूछा जा सकता है। तो दलेल सिंह ने किया था और इसका जो है हो जाएगा बी। 28 का बी, 27 का ए। और इससे पहले हम लोग तो देख चुके हैं कि रामगढ़ राजा हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी उर्दा से कहाँ ट्रांसफ़र किया था। तो ये तो 26 है, तो 26 का हम लोग का आंसर ये होगा, बादम होगा।
फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 29 है कि भागवत राय ने पलामू से किस राजवंश को अपदस्थ करके चेरो वंश की स्थापना की थी। तो 29 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, रक्सेल वंश। यानी कि भागवत राय ने पलामू से किस राजवंश को अपदस्थ किया, तो पलामू से रक्सेल वंश को हराया और पलामू पर चेरो वंश का स्थापना कर दिया। कौन? भागवत राय। अगला प्रश्न है कि रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे। तो रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे? 30 का करेक्ट आंसर ए होगा, सूर्यवंशी राजपूत। यानी रक्सेल वंश के लोग स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत कहते थे। ढालभूम के ढाल वंश, ढाल वंश कहाँ था? झारखंड के ढालभूम क्षेत्र में। तो ढालभूम के जो ढाल वंश था इसका स्थापना किस क्षेत्र में हुआ था? तो अब ढालभूम कहाँ ये जान जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। 31 का आंसर बी होगा, सिंहभूम में। यानी कि झारखंड के सिंहभूम में साउथ में आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में यहाँ ढालभूम था और यही सिंहभूम ढालभूम में ढाल वंश का स्थापना किया गया था। और ये भी क्वेश्चन वही है, रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे? सूर्यवंशी राजपूत कहते थे। आपका 32 क्वेश्चन है कि मानभूम जो कि धनबाद क्षेत्र में आता था, धनबाद को अब मानभूम को अब धनबाद कहते हैं। तो धनबाद यानी मानभूम के मान वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो धनबाद या मानभूम में मान वंश का स्थापना किया गया था। इसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो हमें मिलती है, याद रखिएगा, हजारीबाग के दूध पानी अभिलेख से और गोविंदपुर अभिलेख या शिलालेख आप बोल सकते हैं धनबाद। गोविंदपुर कहाँ पड़ता है? धनबाद में। दूध पानी शिलालेख किस शताब्दी का माना जाता था? यह माना जाता है दूध पानी शिलालेख किस शताब्दी का माना जाता है? 33 का करेक्ट आंसर ये होगा, 8वीं शताब्दी, 8th सेंचुरी दूध पानी शिलालेख संबंध है। कवि गंगाधर द्वारा रचित गोविंदपुर शिलालेख, तो गोविंदपुर शिलालेख ये कवि पोएट गंगाधर द्वारा लिखा गया है, किस शताब्दी का है? तो 34 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 12वीं शताब्दी, जो कि 1137 आपका एक करेक्ट होगा, जो 12वीं शताब्दी 12th सेंचुरी आएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि पंचेत राज्य का राज चिन्ह प्रतीक क्या था? तो पंचेत लिखा है, पंचेत राज्य का राज चिन्ह प्रतीक था, सिंपल हो जाएगा। 35 का करेक्ट आंसर ये है, कपिला गाय की पूंछ यानी कि चांवर। फिर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि सिंहभूम का सिंह वंश, सिंहभूम कहाँ? वही ढालभूम क्षेत्र, ढालभूम में ढाल वंश था जो कि सिंहभूम में पड़ता था। सिंहभूम में एक सिंह वंश का स्थापना किया गया था और ये झारखंड के सबसे साउथ में दक्षिण में आता है। तो ये आपसे बोल रहा है कि सिंहभूम के जो सिंह वंश था इसकी पहली शाखा की स्थापना किसने किया था? 36 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, काशीनाथ सिंह ने सिंहभूम के सिंह वंश की स्थापना किए थे। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 में किसने किया था? तो 37 का आंसर बी होगा, दर्प नारायण सिंह ने सिंहभूम वंश की दूसरी शाखा आप याद रखिएगा 1205 में किया गया। हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से याद रखिए। खान देश के किस शासक ने को झारखंडी सुल्तान कहा जाता था? तो खान देश के किस शासक को झारखंडी सुल्तान, सिंपल याद रखिए ना, झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता है। 38 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आदिल शाह द्वितीय याद रखिएगा, सेकेंड। आदिल शाह द्वितीय ने कब झारखंड पर सैन्य अभियान भेजा था? तो झारखंड पर आक्रमण किया आदिल शाह द्वितीय। तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंड पर सैन्य अभियान कब भेजा था? 39 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 1494 में आदिल शाह द्वितीय ने झारखंड पर सैन्य भेजा था, 1494। देखिए जौनपुर, तो जौनपुर के किस सरकिस शासक ने मिथिला से होते हुए झारखंड के रास्ते बंगाल पर आक्रमण किया था? तो 40 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो सी हो जाएगा, हुसैन शाह सरकी। जौनपुर के हुसैन शाह सरकी एक राजा, एक शासक था। ये मिथिला से होते हुए झारखंड के रास्ते बंगाल पर आक्रमण किया था। चैतन्य महाप्रभु, ये क्वेश्चन 2026 में पूछा गया। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन के प्रचार हेतु झारखंड के किस मार्ग का उपयोग किया था? तो ये किया था पंच परगना, संथाल परगना और छोटा नागपुर मार्ग। आपका यहाँ पे 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप याद रखिएगा, पंच परगना गाँव या संथाल परगना या छोटा नागपुर क्षेत्र है। देखिए चैतन्य महाप्रभु
के झारखंड आगमन का उल्लेख जो है किस हमें ग्रंथ से जानकारी मिलता है। चैतन्य महाप्रभु झारखंड से होते हुए गए थे और झारखंड में भी आए थे प्रचार प्रसार के लिए। 42 का आंसर आपका यहाँ पे सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चैतन्य चरितामृत। यानी कि चैतन्य महाप्रभु झारखंड आगमन का उल्लेख जो है वो चैतन्य चरितामृत में मिलता है। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो बुक है, ग्रंथ है, और इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलता है वो चैतन्य चरितामृत से मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या है, तो चैतन्य चरितामृत है। अकबरनामा तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, अबुल फजल। हम लोग और भी एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चैतन्य चरितामृत के लेखक कौन हैं, तो ये लेखक जो हैं इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इनके पास ही रहते थे, इनके दरबारी कवि है। 43 का आपका 43 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। कृष्णदास कविराज, कृष्णदास कविराज के द्वारा चैतन्य चरितामृत जो से लिखा गया है, तो इनके कवि पोएट कृष्णदास कविराज हैं, जो कि चिन्ह आप याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा गया था। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। 44 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 44 का सी होगा कुकरा। यानी कि मुगल काल में झारखंड को कोकरा या कुकरा या खोखरा के नामों से जाना गया। आपका अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में 1885 ईस्वी में कोकरा यानी रांची पर आक्रमण किया था, किसने आक्रमण किया था। तो अकबर के शासनकाल चल रहा था 1885 में, तो अकबर के शासनकाल में 1885 ईस्वी में कोकरा पर, तो कोकरा पर किसने आक्रमण किया था। 45 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शहबाज खान। आपका अगला प्रश्न है कि 1885 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय नागवंशी राजा कौन थे। तो नागवंशी वंश का राजा कौन था जब 1885 में अकबर के आक्रमण ने किया था। तो 46 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा मधुकर शाह, मधु सिंह या मधुकर शाह जो थे नागवंशी शासक थे 1885 में जब अकबर ने आक्रमण किया। अकबर ने 1889 में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो अकबर ने क्या किया, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। कब किया आप देख ही रहे हैं। अब कौन किसे किया था सूबेदार नियुक्त, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका 47 का करेक्ट आंसर भी होगा राजा मानसिंह को नियुक्त किया था। अब आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका है कि मान सिंह ने 1592 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार की राजधानी किसे बनाया था। बंगाल और बिहार का राजधानी जो है मान सिंह, जो कि सेनापति था अकबर का, अकबर के दरबार में रहता था, 9 रत्नों में से एक था। 1592 ईस्वी में बंगाल बिहार का राजधानी जो बनाया था वो राजमहल को बनाया था। 48 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा राजमहल साहिबगंज। फिर आपका देखिए मान सिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर मुगल अधीनता स्वीकार करवाई थी। तो आपका 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा अनंत राय। अकबरनामा में किस नदी से हीरे प्राप्त होने का उल्लेख है। तो आपका 50 का करेक्ट आंसर भी होगा शंख नदी। यानी कि अकबरनामा में किस नदी से हीरे प्राप्त होने का उल्लेख है, शंख नदी से। जो अबुल फजल लिखा गया ये अकबर के समय का है। जहांगीर की आत्मचरित तुजु के जहांगीरी, तो जहांगीर की आत्मकथा है जिसे आत्मचरित भी बोल सकते हैं, नाम है तुजु के जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा। इसमें झारखंड के किस राजा का उल्लेख हीरा परखी के रूप में है। तो झारखंड का कौन सा एक राजा है जिसे हीरा परखी भी कहा जाता है। जहांगीर की जो आत्मकथा है, आत्मचरित है तुजु के जहांगीरी में, यह जानकारी मिलता है। 51 का राइट आंसर भी होगा दुर्जन साल हीरा परखी थे। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने बिहार के सूबेदार इब्राहिम खान ने किस नागवंशी राजा को बंदी बनाया था। तो 1615 ईस्वी में जहांगीर ने क्या किया, बिहार के सूबेदार इब्राहिम खान ने क्या किया, नागवंशी राजा को बंदी बनाया, वो दुर्जन साल था। आपको याद रखना है, क्वेश्चन क्या याद रखना है, 1615 में बंदी बनाया। 52 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्जन साल को जहांगीर ने बंदी बनाया था, और बंदी बनाने के लिए किसी वजह सूबेदार इब्राहिम खान को, और ये बिहार के सूबेदार थे। 1615 का बात है, ये नागवंशी राजा थे। अब देखिए नागवंशी राजा दुर्जन साल को बंदी बनाकर मुगलों के द्वारा कहाँ रखा गया था। तो ये ग्वालियर का किला में रखा गया था। 53 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा ग्वालियर का किला। फिर आप देख सकते हैं
दुर्जन साल को ग्वालियर किले में कितने वर्षों तक बंदी बनाकर जो है रखा गया था? तो दुर्जन साल जो कि एक नागवंशी राजा थे, इसको ग्वालियर किले में कैद कर लिया गया। कितने वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था जहांगीर के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा? तो 54 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 12 वर्ष तक। अब देखिए, दुर्जन साल ने मुगलों को कितना वार्षिक कर देना स्वीकार कर रिहाई प्राप्त किया था? तो ये जो है 6,000 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर 55 का यहाँ पे बी है। 6,000 रुपया वार्षिक कर टैक्स देना स्वीकार किया, उसके बाद इसे लोग छोड़ा था दुर्जन साल को। ये मुगलों ने जो है मुगलों को ये कर, ये टैक्स देना स्वीकार किए थे। दुर्जन साल ने ग्वालियर से लौटने के बाद अपनी नई राजधानी कहाँ बनाया या कहाँ स्थापित किया था न्यू कैपिटल? तो 56 का करेक्ट आंसर ये होगा दौसा। दौसा या दौसा दुर्जन साल का ये कैपिटल था जब ग्वालियर किला से वापस लौटा था। दौसा में नवरत्नगढ़ महल का निर्माण किस नागवंशी शासक ने करवाया था? 57 का आंसर भी होगा दुर्जन साल। दुर्जन साल जब छूटा ग्वालियर के किले से, टैंक आप बन सकते हैं कि बंदी जब बनाया गया था, जब वहाँ से लौटा ग्वालियर के किले से, तो ये 6,000 रुपया जो है वार्षिक कर देना स्वीकार किए मुगलों को और अपना नया राजधानी दौसा को बनाया और दौसा में ही नवरत्नगढ़ का महल बनाया था दुर्जन साल। आपका अगला प्रश्न है कि पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों के खिलाफ अपनी बहादुरी और सबल व्यवहार के लिए जाना जाता था, जिसे जहांगीर ने बाग में लड़ाया था? तो जहांगीर ने बाग से लड़ाया था। आपका 58 का करेक्ट आंसर भी होगा सबल राय। सबल राय को बाग से लड़ाया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो अपनी बहादुरी और सबल व्यवहार के लिए जाना जाता था सबल राय, इसलिए सबल व्यवहार के लिए पलामू के ये चेरो राजा थे। इसके खिलाफ साजिश भी किया गया। अगला है सबल राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? 59 का आंसर भी होगा दिल्ली में हुआ था। फिर आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं। प्रश्न ये है कि शाहजहाँ के समय पलामू का शक्तिशाली चेरो राजा कौन था? तो शाहजहाँ की हम बात करें, ये मुगल शासक था शाहजहाँ। इसके समय पलामू का सबसे शक्तिशाली चेरो राजा, चेरो मतलब चेरो वंश का शक्तिशाली राजा, और चेरो जो राजा वंश था या डायनेस्टी था पलामू पर शासित कर रहा था। तो चेरो वंश का राजा जो पलामू पर शासित कर रहा था सबसे शक्तिशाली आपसे पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे एक ही लाइन में। 60 का आंसर आपका बी होगा प्रताप राय। अब आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं। शाहजहाँ के आदेश पर 1641 से 1642 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किस सूबेदार ने किया था? शाहजहाँ के आदेश पर ये पलामू पर लोग आक्रमण किया था। किसने पलामू पर आक्रमण किया 1641 से 42 ईस्वी के आसपास शाहजहाँ के आदेश पर? 61 का ये हो जाएगा शाइस्ता खां। आपका अगला प्रश्न है कि 1643 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय ने मुगलों को कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? आपका यहाँ पे 62 का राइट आंसर भी होगा 1 लाख रुपया, यानी कि 61 का हम आपको बता चुके हैं। और आपका जो है 62 का करेक्ट आंसर भी होगा 1 लाख रुपये, यानी कि 1643 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय ने मुगलों को कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो 1 लाख, जो कि बहुत बड़ी रकम थी उस समय। 62 का आंसर बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के गुरु कौन थे? तो रघुनाथ शाह एक नागवंशी राजा थे और इसके गुरु की अगर बात करें तो हरिनाथ देव थे। बोडैया यानी रांची के बोडैया में मदन मोहन मंदिर बनाया गया। इसका निर्माण जो है 1665 ईस्वी में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ था? 64 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा रघुनाथ शाह। ये रघुनाथ शाह जो है रांची बोडैया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी में करवाए थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं। चुटिया जो कि रांची में है, तो रांची के चुटिया के राम सीता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राम सीता मंदिर रांची में है, चुटिया में है। इसका निर्माण जो करवाए थे वो कौन करवाए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पे 65 है, तो 65 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा 65 है। और यहाँ हमारा प्रश्न हम देख लेते हैं कि हमारा ये क्या था। 64 था, तो 64 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रघुनाथ शाह था। वहीं 63 का आपका करेक्ट आंसर भी था, हरिनाथ देव था।
और इधर 62 का आपका 1,00,000 रुपया। तो हम लोग चलिए 65 का आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा। हरि ब्राह्मण यानी रघुनाथ शाह के धर्मगुरु थे। अब आपका अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल के समय पलामू के चेरो शासक कौन था जिसे न्यायप्रिय राजा कहा जाता था। तो न्यायप्रिय राजा कहा जाता था ये औरंगजेब के शासनकाल के समय, जब औरंगजेब दिल्ली पे बैठा था, तो जब उस समय राजा या शासक था, तो उस समय पलामू का जो चेरो वंश था, इस चेरो वंश का शासक कौन था जिसे न्यायप्रिय राजा कहा जाता था। 66 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेदिनी राय। मेदिनी राय को न्यायप्रिय राजा कहा जाता था। मेदिनी राय चेरो शासक था और चेरो वंश पलामू पे स्थापित था। जब औरंगजेब था तब मेदिनी राय था। चेरो वंश का स्वर्ण युग किस चेरो राजा के शासनकाल को माना जाता है। तो 67 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा मेदिनी राय। मेदिनी राय को जैसे स्वर्ण युग कहा जाता है, चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि ये चेरो राजा थे और इनके समय में जैसे गोल्डन पीरियड चल रहा था। औरंगजेब के बिहार के सूबेदार दाऊद खान ने पलामू के किलों पर कब अधिकार किया था। 68, तो 68 का आंसर आपका भी होगा। 1661 ईस्वी में औरंगजेब के बिहार के सूबेदार दाऊद खान ने पलामू के किलों पर आक्रमण जैसे अधिकार किया था। अब देख सकते हैं पलामू के पुराने किले का निर्माण किस चेरो राजा ने करवाया था। आपका 69 का करेक्ट आंसर ये होगा प्रताप राय। तो पलामू आप याद रखिएगा, पुराने किले जो पलामू के हैं, तो पलामू के पुराने किले का निर्माण चेरो राजा के द्वारा कराया गया और वो चेरो राजा प्रताप राय था। पलामू के नए किले का निर्माण किस चेरो शासक ने करवाया था। 70 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि मेदिनी राय। तो पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने करवाया था और नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। ये दोनों को चेरो राजा थे। चेरो राजा आप देख सकते हैं, चेरो शासक क्या राजा थे, और ये पलामू आप याद रखिएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दाऊद खान ने पलामू विजय की याद में पलामू किले की मस्जिद का निर्माण किस वर्ष करवाया था। तो दाऊद खान ने क्या किया कि पलामू विजय की याद में पलामू किले की मस्जिद का निर्माण कराया। पलामू किले की मस्जिद का निर्माण दाऊद खान ने कराया पलामू विजय की याद में। कब कराया था, तो 1661 ईस्वी में करवाया था। वहीं अगला प्रश्न है कि कुंडा राज्य जो हजारीबाग में है, इसका स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी। 72 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, राम सिंह। दाऊद खां के एक पैदल सूबेदार। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी शासक कौन थे। तो आपका 73 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, रघुनाथ शाह और राम शाह। औरंगजेब के समकालीन जब दिल्ली पे औरंगजेब था, उस समय नागवंशी वंश का शासक रघुनाथ शाह और राम शाह था झारखंड में। रामगढ़ राजा, तो रामगढ़ वंश का, या रामगढ़ आप बोल सकते हैं कि डायनेस्टी वंश का राजा दलेल सिंह था। ये अपनी राजधानी बादम से रामगढ़ क्यों जो है ट्रांसफ़र किया था। तो बादम से ये रामगढ़ ले गया था कैपिटल। कौन था, रामगढ़ राजा दलेल सिंह। 74 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, बादम मुगलों के आक्रमण के दृष्टिकोण से असुरक्षित था। तो बादम जो है मुगलों के आक्रमण के दृष्टिकोण से असुरक्षित था, इसलिए इसे ट्रांसफ़र कर दिया था। अगला प्रश्न है कि 1701 ईस्वी में दलेल सिंह ने छह राज्य के किस राजा को पराजित कर जैसे मार डाला था। तो 6 राज्य या 6 या 6, तो आपका 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा मगर खान। रामगढ़ के किस राजा ने शिव सागर और काव्य विनोद जैसे ग्रंथों की रचना की। शिव सागर और काव्य विनोद जैसी ग्रंथों की रचना किया, वो रामगढ़ के किस राजा ने। 76 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा दलेल सिंह। सिंहभूम के किस हो राजा ने औरंगजेब के समय मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो 77 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जगन्नाथ सिंह। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि उत्तर मुगल काल में नागवंशी राजा यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोयसा से कहाँ स्थानांतरित की। 78 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा पालकोट। ये उत्तर मुगल काल, आप याद रखिएगा, उत्तर मुगल काल में नागवंशी राजा
नागवंशी राजा कौन था? यदुनाथ सिंह। अपनी राजधानी दौसा से ट्रांसफ़र कर दिया पालकोट। तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा पालकोट किस वंश का राजधानी था? नागवंशी राजाओं का था, जब यानी कि यदुनाथ शाह का कैपिटल पालकोट था। यदुनाथ सिंह ने कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किया? तो दौसा से ले गया पालकोट। 78 का आंसर आपका सिंपल है, 78 का ए होगा। 1719 ईस्वी में बिहार के सूबेदार सर बुलंद खां ने किस नागवंशी राजा पर आक्रमण किया था? तो 79 का ये होगा, यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया था। वहीं अगला प्रश्न है कि 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला के आक्रमण के समय नागवंशी राजा कौन थे? 80 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, शिवनाथ शाह। 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने बिहार का सूबेदार बनने के बाद झारखंड के किस क्षेत्र से राजस्व वसूला था? 81 का करेक्ट आंसर ये होगा, पलामू और चतरा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया। अगला है कि झारखंड में मराठों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ था? झारखंड में मराठों का प्रवेश तो हुआ था, ये तो हम लोग पढ़ते आए और हम लोग सुनते आए हैं। 72 का आंसर भी होगा, संथाल परगना या मानभूम से, क्योंकि मराठा जो है बंगाल पर झारखंड से होते हुए जाते थे। तो संथाल परगना साहिबगंज से होते हुए जाते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रास्ते से, और आक्रमण के लिए जाते थे, अटैक के लिए। मराठा सेनापति भास्कर राव पंडित ने बंगाल पर आक्रमण के दौरान किस वर्ष झारखंड के रास्ते प्रवेश किया था? 83 है ना, तो 83 का आपका 1741 हो जाएगा। याद रखिएगा 1741 में मराठा सेनापति भास्कर राव पंडित ने बंगाल पर आक्रमण के दौरान झारखंड के रास्ते से प्रवेश किया था। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने बंगाल पर आक्रमण हेतु झारखंड का कौन सा मार्ग चुना था? 84 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, 1783 ईस्वी में, यानी राजमहल मार्ग को चुना था। ये मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव की बात है, ये बंगाल पर आक्रमण करने के लिए झारखंड से गया था। फिर देखिए बंगाल के किस नवाब ने राजमहल के पास उधवा नाला के युद्ध, तो उधवा नाला के युद्ध 1763 में हुआ था। ये उधवा नाला के युद्ध जो 1763 में हुआ था, अंग्रेजों ने पराजित होकर किस जैसे शरण ली थी? तो अंग्रेजों से पराजित हो लिया था, उसके बाद ये कहाँ चले गए थे? ये बंगाल के बोल रहा है कि किस नवाब ने, तो आपका 85 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, मीर कासिम। याद रखिएगा, यानी कि बंगाल के मीर कासिम जो कि नवाब था बंगाल का, राजमहल के पास उधवा नाला के युद्ध में 1763 में हारता है अंग्रेजों से, और ये मीर कासिम के बारे में बताया गया। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस वर्ष और किस क्षेत्र से हुआ था? 86 का आंसर आपका ये होगा, 1767 में सिंहभूम से। 1767 यानी कि 1767 में सिंहभूम साउथ से अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था। देखिए इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ। इसके तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ की दीवानी सौंपी थी? आपका 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा, ये आप तो पढ़ते आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया, जिससे वो कंपनी माले माल या फिर बहुत ज़्यादा पैसा प्रॉफिट वाला हो गया। नागवंशी राजा यानी नागवंशी डायनेस्टी का एक राजा था रघुनाथ शाह। इसके समय वासुदेव मंदिर जो कोराम्बे का है, इसका निर्माण किसने करवाया था? 88 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 88 का आंसर ये होगा, दीवान राय सिंह। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है? तो 89 का आंसर ये होगा, यहाँ नागवंशी और रक्सेल राजाओं के बीच जो है भीषण युद्ध हुआ था। तो नागवंशी राजाओं और रक्सेल राजाओं के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था कोराम्बे में, इसलिए कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि पलामू में नया किला और पुराना किला किस नदी के तट पर स्थित है? हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि पलामू में नया किला का निर्माण किसने कराया और पुराना किला का निर्माण किसने कराया। ये किस नदी के तट पर स्थित है पलामू में, ये आपसे पूछा जा रहा है। 90 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, औरंगा नदी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मुगल काल में मालगुजारी यानी मालगुजारी का मतलब कर, टैक्स ना देने वाली नागवंशी राजाओं को मुगल क्या कहते थे? तो 91 का आंसर भी होगा, बलवा या विद्रोही कहते थे। देखिए 1590 से 1591 ईस्वी में मानसिंह जो कि अकबर का सेनापति था, ये सिंहभूम के किस राजा को मुगलों के अधीनता स्वीकार कराई थी? मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, बोल सकते हैं कि अकबर का क्षेत्र बढ़ाने में।
आपका 92 का यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा लक्ष्मी नारायण सिंह। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि अकबर के समय झरिया और कतरास क्षेत्र किस राजा या राज्य के अंतर्गत आते थे। 93 का आंसर ये होगा मानभूम पंचेत। आप याद रखिएगा। औरंगजेब के समय रामगढ़ राज्य के राजा कौन थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को जैसे विरोध किया था। तो 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पे 94, तो आपका आंसर भी होगा दलेल सिंह। अगला है, और ये आपका रामगढ़ राज्य का राजा पूछा जिसने मुगलों की अधीनता का विरोध किया था औरंगजेब के समय, तो ये बहुत बड़ी बात था, ये दलेल सिंह था रामगढ़ का राजा। 1760 आपसे पूछा जा रहा है कि 1670 यानी कि 1670 ईस्वी में चेरो राजा मेदिनी राय ने किस नागवंशी राजा की राजधानी दोसा पर आक्रमण कर लूटा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, आप देख सकते हैं। आपका 95 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, रघुनाथ शाह। यानी कि रघुनाथ शाह ने 1670 ईस्वी में मेदिनी राय के, ये चेरो राजा थे, मेदिनी राय ने जो से नागवंशी राजा की राजधानी दोसा पर आक्रमण कर जो से लूट लिया था। मेदिनी राय ने दोसा से लूट कर लाए गए विशाल पत्थर के किवाड़ यानी दरवाजे को कहाँ लगवाया था। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। आपका 96 का आंसर यहाँ पे ये होगा पलामू के नए किले में। पलामू के नए किले में, जिसे नागपुरी दरवाज़ा कहते थे, पलामू के नए किले में लगवाया था। मेदिनी राय ने दोसा से लूट कर लाया था ये एक विशाल पत्थर के किवाड़ यानी दरवाजे, इसे नागपुरी दरवाज़ा कहा जाता था। ये बहुत लंबा चौड़ा था। और 1670 में जैसे रघुनाथ शाह जो कि एक चेरो राजा, मेदिनी राय ने किस नागवंशी राजा को पराजित कराया था, तो यही आप रघुनाथ शाह बोल सकते हैं। आपका अगला है कि नागवंशी राजा राम शाह ने किस मुगल बादशाह को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। 97 का आंसर आपका बी होगा औरंगजेब। फिर आपका अगला है कि तारीख फिरोज शाही और तारीख बांग्ला में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो 98 का करेक्ट आंसर ये होगा झारखंड ही कहा गया है तारीख फिरोज शाही और तारीख बांग्ला में। कबीर और जैसी के जो काव्य हैं उसमें झारखंड मतलब किस शब्द का उल्लेख झारखंड के लिए किया गया। तो झारखंड, कबीर दास तो झारखंड को झारखंड ही बोलता था। और जैसी का पद्मावत मोहम्मद यानी कि पद्मावत जो है मोहम्मद मलिक जैसी करके है, तो उन्हीं का जो है सर उसमें झारखंड बोला गया उस ग्रंथ में। फिर आपका है कि 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित के नेतृत्व में मराठों ने झारखंड के किस मार्ग का उपयोग कर बंगाल पर धावा बोला था। 100 का आंसर आपका बी होगा छत्तीसगढ़ और मानभूम मार्ग से होते हुए गया था और इसी पर अटैक किया था। 1743 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव और रघुजी भोसले के बीच झारखंड के अधिकार को लेकर समझौता कहाँ हुआ था। तो ये आपका जैसे भागलपुर, मुर्शिदाबाद, अकबरपुर अब जो कहते हैं यहाँ पे हुआ था। मुगल काल के पतन के बाद झारखंड किस मराठा सरदार के प्रभाव क्षेत्र में पूर्णतः आ गया था। 102 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा रघुजी भोसले। बिहार के सूबेदार हेबत जंग ने 1740 ईस्वी में पलामू के किस चेरो राजा पर आक्रमण किया था। तो ये जय कृष्ण राय हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 है, तो 103 का आपका आंसर बी हो जाएगा। अब हमारा लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है। 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला का भगीना मीर कासिम तथा फ्रांसीसी किस क्षेत्र में छिपे थे। तो यहाँ पे 104 का आंसर ये होगा राजमहल संथाल परगना। अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में रामगढ़ राज्य से कितना वार्षिक कर वसूलने का निर्देश दिया था। तो ये 105 है, तो आपका आंसर ये होगा 12,000 रुपया। देखिए 105 हम लोग प्रश्न देखे और ये सारे हमारा PDF जैसे कंप्लीट हो जाता है और ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जब भी आधुनिक मेडिवल से पूछा जाएगा झारखंड के हिस्ट्री से, इतिहास से, तो यही सब क्वेश्चन जो से पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको जो से अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना है और हम लोग अगले वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करेंगे और इसको देखेंगे और हम लोग जैसे धीरे धीरे हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको जैसे पकड़ भी बनेगा। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये बताना है कि कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है, ऑप्शन भी है। और एक 90 बताना है कि पलामू में नया किला और पुराना किला किस नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए, अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ था उसका ऑप्शन में और किसी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन में आप ज़रूर उसको कमेंट कीजिए ताकि पिन करेंगे और सारे लोगों को जो से पता चल सके। हो सकता है ह्यूमन एरर हो या टाइपिंग हो, किसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन गलत हो सकता है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।